बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे एजुकेशनल चैनल फिजिक्स आसान के फोरम पर खुश आमदीद और मैं हूं अदनान साजिद। आज हम न्यूमेरिकल सीरीज के इस सेशन में सेकंड ईयर के चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए उसका आगाज करते हैं। चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 14.1। इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल काज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 × 10⁻³ न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू दी गई है, इसको हम FM का नाम दे देते हैं 7 × 10⁻³ न्यूटन ऑन अ 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर। जो वायर है उसकी लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.2 मीटर, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो है 10 एम्पेयर। तो हमने डिटरमिन क्या करना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कितना एक्ट करे कि उसके ऊपर जो फोर्स है मैग्नेटिक उसकी मैग्नीट्यूड ये हो जाए। तो अब जो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाई है, लेट्स सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में है। अब ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर करंट कैरिंग एक लेंथ है। अब हम इसको सबसे पहली तो बात यह है कि इसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम किस तरह एक्ट करेगी। हम इसको किस तरह से रखेंगे, इस तरह रखें, इस तरह रखें, इस तरह रखें, इस तरह रखें, किस तरह रखेंगे कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, वो तरीक़ेकार है कि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में अब जो एंगल इन्वॉल्व हो गया है वो है 90 डिग्री। तो आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी जब मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये यूनिट वेक्टर गायब हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा ILB साइन ऑफ थीटा। ये है सिंपली फोर्स। अब ये फोर्स मैक्सिमम तब ही होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिहाजा इसकी कोई और ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है। या तो करंट इस सिमत में फ्लो कर रही हो या करंट इस सिमत में फ्लो कर रही हो, सिर्फ इस ओरिएंटेशन में इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो गई। तो इसको इस एक्सप्रेशन में जब पुट करें तो ये आ जाएगा FM। अब ये फोर्स मैक्सिमम हो गई जब हमने थीटा की वैल्यू इसमें 90 डिग्री पुट कर दी। तो ये आ जाएगा FM इज इक्वल टू I × L × B। अब जी हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा FM / I × L। तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों का हमें इल्म है, लिहाजा इसमें वैल्यूज पुट करें। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितनी है, 7 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। तो ये आ रहा है 7/2 × 10⁻³ इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.5 × 10⁻³ एंड वी नो दैट द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के ये टोटल 3 तरीके हैं कि या तो आप उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करें, या उनको इस तरह से क्रॉस में शो करें, या डॉट्स में शो करें। क्रॉस का क्या मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट है, टुवर्ड्स द प्लेन है, और डॉट्स का क्या मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हम आउटवर्ड परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम इस लेंथ को मेंशन कर दे तो आप इसको जिधर मर्जी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, इस तरफ भी ले सकते थे, कोई भी वैल्यू ले सकते थे, क्योंकि हर ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ जो हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर ही रहते हैं। ये कंसेप्ट आप जहन में रखिएगा जी। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 14.2 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दी गई है, हमने यहाँ पर नोट कर ली। सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट
वेट जो है पार्टिकल का वो हमें मालूम है W=mg। इसका मतलब है हमें मास ऑफ प्रोटॉन को भी मेंशन करना पड़ेगा, और चूंकि वो चार्ज पार्टिकल है लिहाजा उसके चार्ज को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं देंगे हम लोगों को, ये जो वैल्यूज़ हैं बेसिक्स वो याद होनी चाहिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सेम एज लाइक ऑन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने स्पीड ऑफ प्रोटॉन मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा आप इस न्यूमेरिकल का कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड को लिया हुआ है वो है इनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब लेट्स सपोज ये अगर एक प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन किस डायरेक्शन में मूव करे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके वेट को बैलेंस कर सके। क्या प्रोटॉन इस तरफ मूव करे, या प्रोटॉन इस तरफ मूव करे, या किसी और डायरेक्शन में ये मूव करे, तब इसका वेट इससे बैलेंस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस फिगर से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसको बैलेंस करने के लिए जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड फोर्स लगने के लिए इसको किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो है F=Q_V×B। इसकी जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा F=Q_VB sin of थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेट तो जो है वो तो है फिक्स, m भी फिक्स है, g की वैल्यू भी हमें मालूम है। लेकिन अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है इसकी वेलोसिटी पर, और दूसरी चीज़ है फिर साइन ऑफ एंगल थीटा। तो v हमने मालूम करना है, तो हमारे इख्तियार में सिर्फ एक चीज़ ही रह गई, एंगल थीटा, कि हम थीटा को किस तरह से एडजस्ट करें कि ये जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए, कि जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तब ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं। जब हम 90 डिग्री पुट करेंगे तब ये जो फोर्स है ये बन जाएगी F=Q_V×B। हम 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन भी है। अब हम क्या करें? तो हम इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हम लेंगे ये, क्योंकि राइट हैंड रूल से मालूम है कि अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स उसी वक्त एक्ट करेगी जब v की डायरेक्शन इस तरफ होगी। आप इसको राइट हैंड रूल से डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, लिहाजा ये जो डायरेक्शन है ये काम नहीं आएंगी, सिर्फ इस तरफ उसकी वेलोसिटी होगी, तब उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और ये इसको बैलेंस कब करेगा? हम वो कंडीशन भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इन बैलेंस कंडीशन, वो कंडीशन के जब दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर आए। वो हमारे पास है, ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेट के बराबर होनी चाहिए। तो हम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं Q_V×B, एंड वी नो द वेट W=m×G। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, V=mg/Q×B। अब ये तमाम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हमें मालूम हैं। मैं इसकी वैल्यू पुट की 1.67 × 10⁻⁻27 into value of G 9.8 divided by charge value 1.6 into 10⁻⁻19 into value of magnetic field strength 2.5 into 10⁻⁻3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तो आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 4.09 into 10⁻⁻5। चूँकि ये वेलोसिटी है लिहाजा इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ 14.3। इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अ वेलोसिटी सेलेक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। If the perpendicular electric field of 10,000 volt per meter is applied, what will be the speed of particle that will pass through the selector? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 10,000 वोल्ट पर मीटर, और हमने स्पीड ऑफ पार्टिकल मालूम करनी है। वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब ये है कि डिफरेंट वेलोसिटीज़ के अगर 4 पार्टिकल आ रहे हैं जिनकी मखसूस वेलोसिटी होगी सिर्फ वही सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी वही स्ट्रेट गुजरेंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तज़किरा है, चार्ज का तज़किरा है, लिहाजा इसमें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का तज़किरा आएगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है वो हमने लिख QVB, दैट दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स,
एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो तब ही इस वेलोसिटी सिलेक्टर्स में से गुजर सकेगा जब उसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आपस में बराबर होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिहाज से हम ये समझ सकते हैं कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट मस्ट बी इन द अपोजिट एंड अपवर्ड डायरेक्शन। तभी तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी और जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट उस सिलेक्टर में से गुजर जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पार्टिकल विल बी सिलेक्टेड ओनली इफ इट्स मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर बैलेंस्ड विद ईच अदर। जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी तब ही जो पार्टिकल है वो उस वेलोसिटी सिलेक्टर में से स्ट्रेट गुजर सकेगा। तो हम इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स है Q इंटू ई एंड द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू बी। तो ये Q से कैंसिल हो जाएगा, हमें V की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली जो V है वो किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन, लेकिन इसमें बहुत कंसेप्ट मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ 10,000 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड 0.3। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 3.3 इंटू 10 रेज़ पावर 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस वेलोसिटी के अलावा और जितने भी जो पार्टिकल्स होंगे जो कि सिलेक्टर में से गुजर रहे होंगे, या तो उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा एक्ट कर जाएगी, वो इस तरफ से रह जाएंगे, या अगर मैग्नेटिक फोर्स कम होगी तो वो इस तरफ से रह जाएंगे। स्ट्रेट कोई भी नहीं गुजर सकेगा। इस वेलोसिटी के हामिल जो चार्ज पार्टिकल हैं सिर्फ वो ही स्ट्रेट गुजर सकेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल 14.4। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। अ कॉइल ऑफ 0.1 मीटर क्रॉस 0.1 मीटर एंड ऑफ 200 टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। लिहाजा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर बाय 0.1 मीटर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 0.01 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो कॉइल है इसके अंदर जो टर्न्स की तादाद है वो है 200 और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है 1 मिली एम्पियर। इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया और जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो है 0.1 टेस्ला। और हमने इस करंट के गुजरने से इसके अंदर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है हमने उसको कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम टार्क को। तो जो टार्क का एक्सप्रेशन है वो है BINE cos ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। मिसाल के तौर पर अगर हम ये डस्टर इस तरह से रखें तो इस वक्त इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना रहा है और आप ये देख सकते हैं इसके साथ एंगल बढ़ता जा रहा है। और इस सिचुएशन में प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो टार्क मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस अल्फा जो है वो मैक्सिमम होगा। और कॉस अल्फा मैक्सिमम तब होगा जब अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 होगी। लिहाजा चूंकि उन्होंने हमें मैक्सिमम टार्क का कहा है तो जो टार्क मैक्सिमम है वो तब ही आएगा जब कॉस अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 होगी। और ये कब होगी, ये होगी जब एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। अब जी हमारे पास मैक्सिमम टार्क आ गया। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू पुट द वैल्यूज। सो टार्क मैक्सिमम की वैल्यू जो है हम मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू पुट करेंगे 0.1 इंटू करंट की वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 200 और लास्ट वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है जी 0.01। जब इन तमाम को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.2 इंटू 10 रेज़ पावर -3, या फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 रेज़ पावर -4 न्यूटन मीटर। ये आ गई जी मैक्सिमम टार्क की रिक्वायर्ड वैल्यू। अब जी बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 14.5 की तरफ, जो कि एम्पेयर सर्कुलर लॉ के बारे में है। इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अ पावर लाइन 10 मीटर हाई, ज़मीन से 10 मीटर की बुलंदी पर एक बड़े खंभे की तार गुजर रही है, ये पावर लाइन है। कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर, इसकी वैल्यू हमने लिख दी।
और जो उसकी हाइट है वो 10 मीटर, वो भी हमने लिख दी। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड, तो इसके गिर्द ज़ाहिर है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे और जो जो हम वायर से दूर जाते जाएंगे इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ज़मीन के लेवल पर यहाँ इस स्पॉट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो परमेबिलिटी ऑफ एयर म्यू नॉट, इसकी वैल्यू हमने लिख ली, ये ज़बानी याद होनी चाहिए आपको, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। तो बाय एम्पेयर सर्कुलर लॉ वी नो दैट बी डॉट सिग्मा डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बी अगर यूनिफॉर्म हो तो ये जो समेशन साइन है वो अंदर चला जाता है, तो ये जो टोटल लेंथ है सर्कुलर पाथ, चूँकि जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में बनेंगे। ये एम्पेयर सर्कुलर लॉ हमें मालूम है कि राइट हैंड रूल से अगर थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो तो जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो इसी रूल को आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल जो लेंथ है सर्कुलर पाथ में वो कितना होता है 2 पाई आर। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट्स वैल्यू इज 200 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर। ये आर क्या चीज़ है, ये इसका रेडियस है, इस मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लाइन का ये रेडियस है, लिहाजा हम हाइट की जगह पर ये रेडियस पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10 मीटर। अब जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻7 और ये 10 ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻1 एंड दिस इज़ 400 इंटू 10⁻⁻8, या हम इसको लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, या 10⁻⁻6 को भी हम माइक्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द ग्राउंड, कि ग्राउंड पे अगर कोई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने वाली डिवाइस रखी जाए तो वो इस हाई टेंशन वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू वो 4 माइक्रो टेस्ला डिटरमिन करेगी। अब बढ़ते हैं जी प्रॉब्लम 14.6 की तरफ, जो कि एक सोलेनॉइड से रिलेवेंट है। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलेनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। जितना मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करे वो 0.1 टेस्ला उसकी वैल्यू है। येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 एम्पेयर, यानी जो मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू जो है वो 10 एम्पेयर है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट द सोलेनॉइड शुड हैव। हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको स्मॉल एन से भी शो किया जाता है कि 1 मीटर में उसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो सोलेनॉइड का जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है जी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ये एक्सप्रेशन हमने थ्योरी में एवेलुएट किया हुआ है और हमने सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उनको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। तो n को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। n क्या आ जाएगा जी, B ओवर म्यू नॉट इंटू आई। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बिकम the value of magnetic fields 0.10 divided by value of permeability of free space 4 पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू वैल्यू ऑफ करंट विच इज़ 10 एम्पेयर। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आंसर आ रहा है 0.1 ओवर 125.6 इंटू 10⁻⁻7। तो इनको डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 0.0007961 इंटू 10⁻, ये 10⁻⁻7 ऊपर जाकर 10⁻+7 हो जाएगा। 7 डिजिट्स हम इस डेसिमल को इस तरफ क्रॉस करते हैं तो ये जो डेसिमल डिजिट है ये यहाँ पर आ जाएगा। सो द आंसर इज 7961। 1 मीटर लेंथ में अगर इतने टर्न्स होंगे तो ऐसे सोलिडॉइड में से जब 10 एम्पेयर करंट गुजरेगी तो 0.1 टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा। अब जी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.7 की तरफ आते हैं।
इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, बुक भी आप साथ रखिए। व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनोइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग विद 10,000 टन्स ऑफ कॉपर वायर सो दैट इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। अगर आधा मीटर लंबा एक सोलेनोइड जिसके जो टन्स हैं वो 10,000 हों, उसमें से कितनी करंट गुजारी जाए कि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 0.4 टेस्ला हो। जबकि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पेयर, और इसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये एक्सप्रेशन मौजूद है। अब जी हमें कैपिटल एन का पता है, स्मॉल एन का नहीं पता, तो हम पहले n को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें मालूम है जो n है वो किसके बराबर है, वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये दोनों पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं टोटल वो कितने हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5, और ये n की वैल्यू आ जाएगी 20,000। अब करंट I को यहाँ से हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू B ओवर म्यू नॉट इंटू n। इसमें अब हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू 0.4 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स जो भी हमने डिटरमाइन किए, ये वैल्यू आ गई। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0.4 इंटू 10⁻⁻7 ये ऊपर चला गया, इनकी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 इंटू 3.14 इंटू 20,000। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो इसका आंसर आ रहा है 15.9150 एम्पेयर। इसको हम राउंड ऑफ करके 16 एम्पेयर भी लिख सकते हैं। दिस इज़ आवर आंसर। जब इस सोलेनोइड में से जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है उसमें से जब 16 एम्पेयर करंट गुजरेगी तब जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 0.4 टेस्ला होगा। अब बढ़ते हैं जी रिमेनिंग न्यूमेरिकल 14.8, 14.9, 14.10 की तरफ। ये जो तीनों न्यूमेरिकल्स हैं गलवानोमीटर की वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर में कन्वर्शन के न्यूमेरिकल्स हैं। तो 14.8 जो है वो गलवानोमीटर की एम्पेयर मीटर में कन्वर्शन से मुतल्लिक है। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि गलवानोमीटर को एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल में बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस को अटैच करना पड़ता है। आज हम उसकी वैल्यू भी डिटरमाइन करेंगे। और एक गलवानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस को अटैच करना पड़ता है। तो हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम 14.8 की स्टेटमेंट की तरफ। अ गलवानोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस RG इज इक्वल टू 15 ओहम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर लिख दिया हमने। gives full scale deflection with current IG is equal to 20 मिली एम्पेयर। अब करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होती है? अगर आपने गलवानोमीटर देखा हो तो आपको याद होना चाहिए कि उसके ऊपर 0 और जो मैक्सिमम स्केल की जो रीडिंग होती है वो होती है 30। तो करंट की वो वैल्यू जो कि नीडल को गलवानोमीटर की नीडल को 30 पर ले आए, करंट की उस वैल्यू को हम करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहते हैं। It is to be converted into an ammeter of range 10 ampere. Find the value of shunt resistance RS. हम इस गलवानोमीटर को ऐसा एम्पेयर मीटर बनाना चाह रहे हैं कि जब नीडल 30 पर हो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर हो, तो एम्पेयर में ये 10 वैल्यू को पड़े। दैट्स मीन दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज। अब इसको ऐसा एम्पेयर मीटर बनाने के लिए उसके साथ पैरेलल में कितनी शंट रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, उसका जो फार्मूला है वो अभी हम लिखते हैं। फॉर कन्वर्शन ऑफ गलवानोमीटर इनटू एम्पेयर मीटर ऑफ 10 एम्पेयर रेंज, वैल्यू ऑफ शंटेड रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड एज, हमारे पास उसकी वैल्यू मालूम है कि उसका फार्मूला क्या है, RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। तो इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यूज मालूम हैं, हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी 300 इंटू 10⁻⁻3, और इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.02। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.02, ये आ जाएगा 9.98, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ रहा है 0.03 ओहम।
ये आप देख सकते हैं कि शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है। तो इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस अगर गलवानोमीटर के पैरेलल में लगाई जाएगी तो वो एक एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम्पेयर मीटर को सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं जी न्यूमेरिकल 14.9 की तरफ, जो कि गलवानोमीटर की वोल्टमीटर में कन्वर्शन से मुतालिक है। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर इज 50 ओहम। गलवानोमीटर रेजिस्टेंस 50 ओहम एंड रीड्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट ऑफ 2 मिली एम्पेयर। वो करंट जो कि उसकी निडल को 30 यानी फुल स्केल पर ले जाती है उसकी वैल्यू है 2 मिली एम्पेयर। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एम्पेयर में, 2 × 10⁻³ एम्पेयर। शो बाय डायग्राम हाउ टू कन्वर्ट दिस गलवानोमीटर इनटू वोल्टमीटर रीडिंग 200 वोल्ट फुल स्केल। ये डायग्राम से हमने इसको शो कर दिया कि ये इसकी नीडल जब 30 पर होगी उस वक़्त ये जो वोल्टेजेस हैं वो 200 वोल्ट्स पढ़ने चाहिए। तो हम इसको कन्वर्शन भी कर सकते हैं। दैट्स मीन 30 डिवीजन ऑफ गलवानोमीटर मस्ट रीड 200 वोल्ट, या और 1 डिवीजन जो है उसको 200/30 वोल्ट्स को पढ़ना चाहिए। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। हमें ये कहा गया है कि हम उस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमिन करें जिससे ये ऐसा वोल्टमीटर बन जाए जो कि जब इसकी नीडल 30 पर हो उस वक्त ये 200 वोल्ट्स पढ़ रहा हो। तो फॉर कन्वर्शन ऑफ गलवानोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ 200 वोल्ट रेंज, वैल्यू ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन एज RH इज इक्वल टू V/IG माइनस RG। अब हम इसमें तमाम पैरामीटर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कन्वर्शन रेंज है 200 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ और माइनस RG की क्या वैल्यू है 50। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³। ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, -50। तो ये आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख -50 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 99,950 ओहम। इसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में अटैच करेंगे तब ये जो है ये गलवानोमीटर ये पूरे का पूरा वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक वोल्टमीटर को सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने के लिए किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल में अटैच किया जाता है। ये जो 14.8 और 14.9 न्यूमेरिकल हैं, इनसे रिलेवेंट हमारे सिलेबस में सेकेंड ईयर के एक्सपेरिमेंट भी हैं कि जिसमें गलवानोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट करना होता है, और एक एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने गलवानोमीटर को एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट करना होता है। नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 14.10, इसका जो डाटा है वो एक फिगर की फॉर्म में दिया गया है। या फिगर देख सकते हैं कि एक गलवानोमीटर के साथ शंटेड 3 रेजिस्टेंसेज हैं, यानी कि ये मल्टी रेंज एम्पेयर मीटर है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गलवानोमीटर कॉइल इज 10 ओहम। रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर कॉइल 10 ओहम ये लिख लिया हमने। एंड रीड्स फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर जो है वो इसकी करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। R1, R2 एंड R3 की वैल्यूज चाहिए। टू कन्वर्ट दिस गलवानोमीटर इनटू अ मल्टी रेंज एमीटर ऑफ 100 एम्पेयर, 10 एम्पेयर एंड 1 एम्पेयर एज शोन इन द फिगर। अब जी हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। शंट रेजिस्टेंस के फार्मूले का हमें इल्म है, RS इज इक्वल टू IG RG ओवर I माइनस IG। तो हम पहले R1 के लिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर R1 के लिए हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू IG RG ओवर I1 माइनस IG। जब R1 पुट किया तो I की जगह पर भी हमने I1 पुट कर दिया। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। IG की वैल्यू 1 × 10⁻³ इंटू RG की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय करंट I की वैल्यू 100 माइनस IG की वैल्यू 1 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻²। और इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 0.001, दैट्स मीन 0.01
ओवर 99.999। R1 की वैल्यू आ रही है 0.0001 ओहम। ये इस R1 की वैल्यू आ गई। तो हम इस गलवानोमीटर को 100 एम्पियर का एम्पियर मीटर बना सकते हैं जी। अब हम लिखते हैं फॉर R2 के लिए जब ये रेजिस्टेंस इसके शंट में होगी तब हम इस फार्मूले को एवेलुएट करते हैं। R2 का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू IG ओवर I2 माइनस I। R2 के लिए यहाँ पर हम I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो R2 का एक्सप्रेशन आ गया सिमिलरली 1 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इंटू RG की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय, फ़र्क इसमें पड़ेगा I2 की वैल्यू 100 की जगह पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू 10 रेज़ पावर -3। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज़ पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.001। तो ये आंसर आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 9.999, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है 0.001 ओहम। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R2। अब हम आते हैं जी R3 की वैल्यू के लिए। फॉर R3 इज इक्वल टू RG ओवर I3 माइनस IG। इसमें हम रिक्वायर्ड वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये ऊपर वही वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय I3 की वैल्यू है 1 माइनस 0.001। तो ये आंसर आ रहा है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.999 इज इक्वल टू 0.01 ओहम। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 3। इस तरीके कार से हमने R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ डिटरमिन कर ली। लेकिन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा कंसेप्ट बयान करना चाह रहा हूँ कि जब रेंज स्विच इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में होगा तब R1 जो है वो सिर्फ शंट रेजिस्टेंस होगी। जब रेंज स्विच 0 और 10 इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान होगा तब जो रेजिस्टेंस इस गलवानोमीटर के पैरेलल में आ रही है वो खाली R1 नहीं है बल्कि वो R1 और R2 है। लिहाजा फॉर 10 एम्पियर करंट के लिए जो टोटल शंट रेजिस्टेंस है मेरी राय में उसको होना चाहिए R1 प्लस R2 और उसको मैं नाम देता हूँ R'। आप इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए 0.0001 प्लस R2 की वैल्यू है 0.001 और ये आंसर आ रहा है 0.0011 ओहम। मेरी राय में चाहे इससे कोई फ़र्क ना पड़े लेकिन एक्चुअली मैथमेटिकली वो रेजिस्टेंस जो कि इस गलवानोमीटर को 10 एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए जो शंट रेजिस्टेंस है वो R1 और R2 का मजमुआ होगी और इस वक्त ये जो R3 है ये एज अ सीरीज़ काउंट होगी, इसका इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली जब हम इसको 1 एम्पियर रेंज वाला एम्पियर मीटर बनाना चाह रहे हैं उस वक्त जो शंट रेजिस्टेंस है वो इन तीनों का मजमुआ होगी। लिहाजा मैं लिखना चाह रहा हूँ कि फॉर 1 एम्पियर के लिए जो उस रेजिस्टेंस को मैं R" कह लेता हूँ और वो बराबर होनी चाहिए R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हम इनमें इन तमाम की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो R" जो है वो क्या आ जाएगी 0.0111 ओहम। चाहे प्रैक्टिकली इतनी कम वैल्यूज़ के फ़र्क से कोई फ़र्क ना पड़े लेकिन मैथमेटिकली मेरे ख्याल से ये स्टेप्स भी इसमें लाजमी आने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तमाम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया। अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल 14.2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस पैटर्न का कोई भी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व नहीं किया। तो एग्जाम्पल 14.2 की स्टेटमेंट देखिए।
द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू 40i माइनस 18k वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमने इसकी वैल्यू लिख ली, 40i माइनस 18k वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाउ मच फ्लक्स पासिस थ्रू आ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लूप इन दिस रीजन। एक लूप जिसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ द लूप लाइज फ्लैट इन द एक्स वाई प्लेन, अगर वो लूप एक्स वाई प्लेन में बिल्कुल फ्लैट हो, यानी उसकी डायरेक्शन भी दी गई है, तो हम इस एरिया को वेक्टर एरिया में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 इंटू 10⁻²² का स्क्वायर, यह रहेगा 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और साथ ही इसको हमने वेक्टर एरिया भी बना दिया। चूँकि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, लिहाजा इसके नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग जी एक्सिस होगी, तो हमने इसलिए इसके साथ के को अटैच कर दिया। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ड्रा किया हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जो है 40i, अगर हम इसका स्केल ले लें 20 और 40, ये 40 और इस तरफ माइनस जी के अलॉन्ग जो है वो है 18, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अलॉन्ग इस सिमत में जो मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है अलॉन्ग एक्स जी प्लेन में, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जब वेक्टर फॉर्म में आ गए तो हम ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया ए। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बिकम 40i माइनस 18k डॉट एरिया 5 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड के। अब हमने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है। इसको हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा जी, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 40, और साथ इनके जो यूनिट वेक्टर हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आई डॉट के। सिमिलरली जब ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, -5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 18, और यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर की। अब हमें मालूम है कि जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो तो आता है 0, और जो सिमिलर हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आता है 1। तो ये वाली सारी टर्म तो हो जाएगी 0 इस आई डॉट के की वजह से। द रिमेनिंग आंसर इज़ 0 माइनस 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसको हम सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं -90 इंटू 10⁻⁻⁴, और साथ ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट लिखेंगे विच इज़ वेबर, या आप इसको बाय डेफिनेशन टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फ्लक्स, कि इस लूप में से जो मैग्नेटिक लाइंस का जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू ये है। फ्लक्स इज़ नेगेटिव, चूँकि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री से एक्सीड कर चुका है, लिहाजा इस वजह से जो फ्लक्स है वो नेगेटिव आ रहा है इसका। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये काविशें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने क्लास फेलोज़ में इसको शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों का भी इसमें फ़ायदा हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।